नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास के तीसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल फॉर द थर्ड लेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अभी तक हमने वैदिक काल को और उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को और उससे पहले इतिहास को थोड़ा समझा है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि इतिहास को किस तरीके से समझना चाहिए, जानना चाहिए और किस तरीके से समझते हुए उसका एक बेस या उसका एक आधार तैयार करना चाहिए। इन चीज़ों में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए एक बार अगर आप इतिहास को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो बाद में उसे याद रखने में और क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको काफ़ी आसानी महसूस होती है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और वैदिक काल के बाद के नेक्स्ट जो चरण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से आर्य भारत में आए और भारत में आने के बाद उन्होंने अपनी परंपरा को जारी रखा। उसमें कोई परिवर्तन हमें शुरुआती वैदिक काल में दिखाई नहीं देती। वो अभी भी खानाबदोश हैं, वो अभी भी शिकारी और संग्रह करता हैं, हंटर और गैदरर हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठे करते हैं, वो आपस में संघर्ष करते हैं। आर्य कबीला आर्य कबीले के साथ, आर्य कबीला अनार्य कबीले के साथ संघर्ष करता है। और इसमें हमने देखा कि ऋग्वेद में किस प्रकार से उन्होंने इंद्र को पुरंदर कहा या उसके बाद यहाँ के लोगों को पणी कहा, जो ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते बढ़ते जब वो मध्य भारत में पहुँचते हैं तो उपजाऊ ज़मीन होने के कारण उनके संसाधनों की प्रचुरता और संसाधन जो है अब उनके पास कम नहीं है। उनके पास साल भर के लिए अनाज है, काफ़ी उनके पास संसाधन पशुधन के रूप में भी उपलब्ध है। तो जो पशु या गाय वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण थी, अभी भी वो महत्वपूर्ण है, लेकिन चूँकि अब सिर्फ वो पशुपालन पर निर्भर नहीं कर रहे, इसीलिए कृषि की महत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, ये बात अलग है कि गाय अब अघन्य हो गई है। जिस गाय को शायद वो मारा करते थे वैदिक काल में, जब वो बछड़ा नहीं दे सकती थी या बूढ़ी हो जाती थी, दूध नहीं दे पाती थी उस समय काल में, लेकिन अब वो अघन्य हो गई है, यानी उसे अब मारा नहीं जा सकता। यह बात कई ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है और विशेषकर डी.एन. झा सर की किताब में भी ये बताई गई है। तो इससे आगे बढ़ते हैं और गाय की महत्ता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन कृषि के आने से कृषि को जो है पहली महत्वपूर्ण जो है इकोनॉमी का हिस्सा माना जा रहा है। अब जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अब आर्यों का जो पहचान है, आर्यों की पहचान कबीलाई से बदलकर भौगोलिक हो गई है, यानी कि वो ट्राइबल आइडेंटिटी जो थी वो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी में तब्दील हो गई है। देयर आइडेंटिटी नाउ कंप्लीटली चेंज्ड एंड इट इज़ नाउ नोन अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल लोकेशन। तो अब आर्य जो है उनकी पहचान एक अलग तरीके से सामने आ रही है और यहाँ पर हमें जनपद जो है दिखाई देता है। जन की बात हमने पिछले क्लास में की थी, पिछले लेक्चर में किया था। जन कबीले को कहते हैं, जनपद उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे जन ने अपना पैर रख दिया, जहाँ पे वो परमानेंट रूप से रहना शुरू कर दिया। और ये जनपद बनने के बाद हमने ये भी चर्चा की थी कि किस तरीके से अब टैक्सेशन जो है वो वॉलंटरी नहीं रहा, यानी कि लोग अपनी मर्जी से राजा को टैक्स नहीं दे रहे, मन है तो दे दो, नहीं है तो ना दो, अब वो कंपलसरी हो गया है। उसके कारण ये है कि अब सेना की भी आवश्यकता पड़ रही है, परमानेंट सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की आवश्यकता पड़ रही है और सुरक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ रही है। इन सभी चीज़ों के लिए राजा के पास पैसे होने ज़रूरी हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, राजा के पास शक्ति आई, पैसा आया, उसके पास सैनिक आए, तो उसकी जो एम्बिशन है वो और बढ़ेगी।
और उसकी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उपज वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले। अब ये कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक वे से भी हो सकता है और वारफेयर के थ्रू भी हो सकता है। डिप्लोमेटिक इस तरह से कि वो मैरिज कर ले, कोई अलायंस कर ले, उसे समझा बुझा के अपने साथ एक अलायंस में जोड़ ले। ऐसा कई प्रमाण मिलते हैं कि कई ट्राइब्स आपस में जुड़कर, जैसे कि पंचाल है, तो पंचाल बेसिकली 5 कबीलों को मिला करके एक साम्राज्य जनपद बना, महाजनपद बना। तो उस तरीके से भी लोग आपस में जुड़ते थे, एक अलायंस के थ्रू भी जुड़ते थे और उसी तरीके से कहीं पे शादियाँ हो जाती थी, मैरिज हो जाते थे। अगर राजा का कोई पुत्र नहीं है तो फिर वो जो है पुत्रियों में आपस में बँटा जाता था या आपस में अलायंस करके वो एक जनपद की स्थापना करते थे। तो इस तरीके से जनपद अब महाजनपद में तब्दील होने शुरू हो गए। ये महाजनपद 16 थे, जिनका प्रमाण हमें जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में भी इसका प्रमाण मिलता है। तो इस तरीके से महाजनपद उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर के दक्कन में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र तक फैले हुए थे, लेकिन ज़्यादातर जो महाजनपद है वो मध्य भारत में ही हमें दिखाई देते हैं। काशी, कौशल, वज्जी, मत्स्य और मगध। इन सब महाजनपदों में जो हम चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में, डिटेल में हम समझेंगे इन महाजनपदों की क्या विशेषताएं थी और ये, क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरीके के प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमें इसको चर्चा करनी पड़ेगी डिटेल में। उसके लिए एक अलग सा लेक्चर हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में चल रहे हैं तो हमें सिर्फ ये समझना होगा कि 16 महाजनपद जो थे वो इसका मेजर जो पार्ट था वो मध्य भारत में था, सेंट्रल इंडिया में था, और कई जो है उत्तर पश्चिम में भी थे और दक्कन में भी हमें देखने को मिलते हैं, गुजरात में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से 16 महाजनपद का वर्णन यहाँ पे आता है कि किस तरह से वो महाजनपद जो है वो विकसित होते चले गए। इसमें से जो उत्तर पश्चिम के और मध्य भारत के जो महाजनपद थे वो अपने आप को प्योर आर्य कहते थे, प्योर आर्य जाति अपने आप को मानते थे। लेकिन जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीवन कठिन था, यहाँ पर लोगों को वो सभी आर्य जो कर्तव्य और धर्म थे उनको पूरा करने के लिए इतना समय नहीं मिलता था और ना ही उतने संसाधन उनके पास थे। तो वो उस तरीके से धर्म को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाते थे, उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते थे। शायद यही कारण था। और दूसरा कारण कई और भी कारण रहा हुआ, इसके कई कारण हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो धार्मिक क्रियाकलाप ही नहीं कर पाते थे, उसके और भी कारण थे कि वो जैसे जैसे पूर्व की दिशा में बढ़ते गए, जंगल, पहाड़ और कठिन मुश्किल जो टेरिटरी, जोग्राफिकल टेरिटरी जो थी वहाँ पे उनको मिलती चली गई और वहाँ पर उनका जो साथ मिला वो ज़्यादातर कबीलाई लोग थे, जंगली लोग थे। तो धीरे धीरे आप इसको मानिए या ना मानिए, आप इसको इम्पोर्टेंस दीजिए या ना दीजिए, किसी भी चीज़ को, अगर आप उसके साथ रह रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और कई ऐसे क्रिया या कैसे ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप जो आर्य नहीं किया करते थे वो भी इन लोगों के जीवन में आने शुरू हो गए, क्योंकि इन लोगों ने उन कबीलाई लोगों के साथ जीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी धार्मिक गतिविधियों का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ने लगा। तो काफ़ी हद तक मगध के लोगों को प्योर आर्य साम्राज्य या महाजनपद नहीं माना जाता था, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो ज़्यादातर महाजनपद के लोगों को मिला करते थे। तो अब बात ये हुई कि मगध साम्राज्य इसके बाद वर्चस्व में आता है, शक्तिशाली बनता है, ताकतवर बनता है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है और हम इसके बाद मगध साम्राज्य का उत्थान भी देखते हैं। ये वही मगध साम्राज्य था जहाँ पे हर्यंक वंश आए, शिशुनाग आए, मौर्य आए, गुप्त आए, ठीक है ना, शुंग, कण्व भी बीच में आए। तो इस तरीके से इसने एक महान साम्राज्य की स्थापना की और महाजनपद से साम्राज्य बनने की जो प्रक्रिया है वो हम मगध में ही सबसे पहले देखते हैं। तो मगध साम्राज्य का जो उत्थान हुआ उसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि मगध की जो
भौगोलिक स्थिति थी, जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, वो इतनी सुदूर थी, इतनी अंदर जा कर के थी कि किसी और महाजनपद के सैनिकों के लिए वहाँ पहुँच के उनको जीतना काफ़ी मुश्किल होता था। दूसरा, उनकी जो राजधानी थी उसका नाम राजगृह था। इसे पहला फोर्टिफाइड कैपिटल भी कहा जाता है। ये पहला किलेबंद राजधानी भी थी। इसके 3 तरफ से जो पहाड़ से घिरा था, एक तरफ इन्होंने पत्थर की ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे इसको जीतना लगभग असंभव हो गया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि ये चूँकि आप मगध की लोकेशन को देखेंगे तो बिहार, दक्षिण बिहार का जो है राजगृह और नीचे दक्षिण बिहार का क्षेत्र आता है। ये क्षेत्र आज भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, खासकर लोहा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। लोहा और बाकी अन्य तरह के खनिज भी यहाँ पे मिलते हैं। तो चूँकि हथियार बनाने के लिए जिन धातुओं की ज़रूरत पड़ती थी, जिस मेटल की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल था। लकड़ी, जंगल चूँकि काफ़ी बड़ा था तो लकड़ी भी बहुत ज़्यादा इनके पास अवेलेबल था। इसके साथ साथ इन जंगलों से इन्हें उस टाइम के जो सबसे शानदार वार वेपन जिसको हम कहते हैं, वो जिसे हम एलिफेंट कहते हैं, वो भी बहुत सारी यहाँ पे उपलब्ध थी। तो एलिफेंट जो था वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो सिर्फ काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए एक जानवर नहीं था जो बड़े बड़े भारी चीज़ों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए। उसका काम जो था बेसिकली वो था युद्ध में। उन्हें युद्ध के लिए ट्रेंड किया जाता था और उनको जब युद्ध में शामिल किया जाता था तो बड़ी से बड़ी सेना भी उनको देख करके घबरा जाती थी और लड़ने से पहले ही वो हथियार डाल देते थे। तो उनके पास हाथी भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। तो इस तरीके से कई मामलों में इन लोगों को जो है फ़ायदा मिला और धीरे धीरे मगध साम्राज्य जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। इसमें सिर्फ भौगोलिक और अन्य परिस्थितियाँ ही नहीं थी, बल्कि कुछ शासक भी ऐसे आए जिन्होंने इसको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि हम देखेंगे कि सबसे पहले हर्यंक साम्राज्य में बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु आए। बिंबिसार ने मैरिज अलाइंस के साथ और युद्ध वगैरह करके थोड़े अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि उनके पुत्र ने ही उनको गिरफ्तार करके गद्दी अपने हाथ में ले ली और उनको जो है कैद गृह में डाल दिया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन मगध साम्राज्य के एक्सपेंशन में ज़रूर माना जाता है। दूसरा नाम अजातशत्रु का आता है, जिनके नाम में ही युद्ध जुड़ा हुआ है। वो अपने युद्ध के कारण ही जाने जाते हैं। उन्होंने कोसल साम्राज्य को हराया, वैशाली के साथ युद्ध की और उसके बाद पूरा जो जीवन था उसमें उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उनका जो विस्तार की नीति थी वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद फिर मगध साम्राज्य में हम उदयन को देखते हैं, जिन्होंने पाटलिपुत्र में अपना कैपिटल शिफ्ट किया ताकि व्यापार का विकास हो सके। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, तो शिशुनाग ने भी आगे अपने कॉन्क्वेस्ट को जारी रखा। उसके बाद नंद वंश आते हैं। नंद वंश में से जो सबसे महान सम्राट थे वो महापद्मनंद थे। महापद्मनंद ने अपने साम्राज्य का जितना विस्तार किया शायद ही उनसे पहले किसी और ने किया हो। तो पूरा का पूरा लगभग मध्य भारत और उत्तर भारत उनके कब्जे में आ गया। तो इस तरीके से एक महान साम्राज्य के नींव होने की शुरुआत यहाँ से हो गई। ऐसा नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य आए और उन्होंने आते ही पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। इससे ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक्सपेंशन नहीं किया, उन्होंने बहुत वीरता नहीं दिखाई, बहुत वीरता दिखाई और महान साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन उससे पहले नींव जो पढ़नी चाहिए थी वो पढ़ चुके थे। यानी कि अब बहुत सारे काम ऐसे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं करने पड़े शुरुआती दौर में। तो उनसे पहले इन शासकों ने काफ़ी हद तक वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, जिसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो नंद वंश में महापद्मनंद के बाद धनानंद तक आते आते हम देखते हैं कि नंद साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो चुका था। और चूँकि धनानंद क्रूर शासक थे, जैसा उनको बताया जाता है कई तरह की पुस्तकों में, विशेषकर मुद्रा राक्षस में,
कि वो उन्होंने बहुत हाई टैक्सेशन व्यवस्था रखी हुई थी, जिससे लोग बहुत परेशान थे, और युद्ध के नाम पे सैनिकों के खर्च के नाम पे उनसे काफ़ी ज़्यादा कर वसूला जाता था। तो उनको लेकर के लोगों में असंतोष था, जिसका फ़ायदा चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उठाया और अंततः गत्वा जो है एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी, और वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त तो संस्थापक थे ही, और चंद्रगुप्त के बाद जो है बिंदुसार, और उसके बाद फिर अशोक, इन तीनों का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, और विशेषकर अशोक का नाम, क्योंकि उन्होंने सिर्फ युद्ध के द्वारा ही अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि एक ऐसी नीति अपनाई जिसे वेलफेयर स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, कि जिसमें लोगों के कल्याण के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया गया। उन्होंने उनकी धम्म की जो नीति है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ रही, जिससे पूरे विश्व में उनकी महानता को स्वीकारा जाता है। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य तक जो है हमें अच्छे तरीके से देखना होगा। मौर्य साम्राज्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इनके प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कि किस अधिकारी को क्या कहते थे, किस अधिकारी को क्या कहते थे, कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए होता था। इनके इतिहास के स्रोत हैं, जो स्रोत में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन से मिले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, उस समय के सिक्के, उस समय की मूर्तियाँ, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि कला का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ था उस समय काल, अशोका के समय काल में, तो उस समय के स्तंभ, अशोक स्तंभ तो वैसे ही बड़े फेमस हैं, तो पिलर इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनके, और लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्मॉल स्टोन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि बृहद अभिलेख और लघु अभिलेख जो है, शिलालेख जो हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ उस समय बनाए गए स्तूप, और उसके साथ साथ लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि लिखे गए जो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य रहा। जैसे इसमें कई विदेशी स्रोत आते हैं, कई देशी स्रोत, फॉरेन रिसोर्सेज, एंड कई जो अपने इन हाउस जो इंडियन सोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पे देखा जाता है। तो इंडियन सोर्सेज में चाणक्य की अर्थशास्त्र आ जाती है, मुद्रा राक्षस आ जाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो आपके फॉरेन सोर्सेज हैं उसमें इंडिका का नाम आता है, दीपवंश, महावंश का नाम आता है, दिग्निकाय का नाम आता है। तो इस तरीके से बाकी कई सारे यूनानी लेखक जो थे, जिन्होंने हालांकि उन्होंने मगस्थनीज के इंडिका का ही रेफरेंस दे करके कहा, तो उस समय, लेकिन उनके रेफरेंस से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है इस समय को जानने में, समझने में। तो जैसे स्ट्रेबो हैं, डेरोडोरस हैं, इनका नाम भी इस मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और बात मैं आपको कह दूं कि जो मुद्रा राक्षस है वो मौर्य काल में नहीं लिखी गई है, ये गुप्त काल में लिखी गई है, लेकिन इसकी कहानी जो है वो बेस्ड है चंद्रगुप्त और चाणक्य के रिवोल्ट के ऊपर, यानी कि उन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की, जो रिवोल्ट किया अगेंस्ट नंदा एम्पायर, उसके ऊपर ये बेस्ड है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद शुंग और कण्व आते हैं। हालांकि इसमें से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में हमें थोड़ा सा इसमें नज़र रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य के समय काल में बौद्ध स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि बौद्ध कला का विकास होता है। तो बौद्ध कला में कई कलाएँ आ जाती हैं, जैसे कि आपका मौर्य स्कूल ऑफ आर्ट, मौर्य स्कूल ऑफ आर्ट मैंने आपसे कहा कि स्तंभ है, उसके निर्माण, स्तूपा का निर्माण, उसके बाद जो उसमें कई गुफाएं बनाए गए, जैसे कि बाराबार केव जो बिहार में स्थित है। तो उन चीज़ों को किस तरह से बनाया गया, किस तरह से किया गया, इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद शुंग और कण्व आर्ट भी स्तूपा आर्ट में ही आता है, और स्कल्पचरल आर्ट में भी इसको हम देखते हैं। तो उसको भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना पड़ेगा, उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, जो मैं आर्ट एंड कल्चर की किताब लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो शुंग और कण्व के बाद भारत में फिर अब एक बात जाहिर सी है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, आप सबको बताता हूँ
कि आप पे कोई आक्रमण इसलिए नहीं करता कि वो ताकतवर है, आप पे आक्रमण इसलिए किया जाता है कि आप कमज़ोर हैं। तो जैसे 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 साम्राज्य, हमारी केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती जाएगी, बाहर के आक्रमण तो इनेविटेबल है, अवश्यंभावी है, उससे रोका नहीं जा सकता। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक वृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, फिर शुंग साम्राज्य स्थापित हुआ। शुंग साम्राज्य भी काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके बाद कण्व आए, बहुत लंबे समय तक वो कर नहीं पाए साम्राज्य। उसके बाद फिर एक सीरीज़ ऑफ इन्वेजन जो है इंडिया में शुरू हो गई। सबसे पहले ग्रीक इन्वेजन्स हुए, जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे वहाँ बैठ के उत्तर पश्चिम में, जिसमें मिनांडर वगैरह का नाम आता है। ग्रीक के बाद शक आए, शक चाइनीज़ जो ट्राइब था। उसके बाद शक के बाद पार्थियंस आए, जो ईरानी थे। उसके बाद पार्थियन के बाद आपके कुषाण आए, हालांकि शक की ही एक जाति थी कुषाणों की। तो कुषाण साम्राज्य की स्थापना हुई। कुषाण साम्राज्य काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहा, और ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे, वो शुरुआती शासक, जैसे कि श्रीगुप्त, घटोत्कच वगैरह जो नाम शुरुआत में आते हैं, वो इन्हीं के सामंत रहे होंगे। तो एक लंबा एक सिलसिला आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक साम्राज्य आया, पनपा, बढ़ा, विस्तार हुआ, और किस तरीके से उसका विघटन हो गया। ये एक प्रक्रम है जो हमेशा चलता रहता है। ये सर्कल ऑफ लाइफ है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन वो आगे तक कंटिन्यू करेगा या बहुत कम टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएगा, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि उनकी नीतियाँ किस तरह की, उनकी पॉलिसीज़ किस तरह की हैं। क्या वो इतने अच्छी पॉलिसीज़ बना पाते हैं जो भविष्य के लिए जो है उनके भविष्य के लिए उनके कार्य को निर्धारित करेगा। क्या ये तय करेगा कि उनके जो काम हैं वो बहुत लंबे समय तक बेरोक टोक चलते रहेंगे? क्योंकि विचार तो अलग अलग आएंगे ही, हर किसी का विचार एक जैसा हो ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में, संसार में संभव ही नहीं है। तो किस तरह की नीति को बनाया जाए और किस तरह की उसमें लचीलापन या फ्लैक्सिबिलिटी रखी जाए कि समय समय पर उसमें बदलाव करके उसे लंबे समय तक सर्वाइव कराया जा सके। तो मुद्दा यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का और उसके बाद के साम्राज्यों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी हद तक कई ऐसी नीतियाँ हैं जिसके कारण ये साम्राज्य जो है अपने आखिरी समय तक उतने मजबूत नहीं रह पाए। उन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और ख़ासकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो साधारण सवाल होते हैं कि द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, इसमें परेशानी ज़्यादा होती है क्योंकि आपके पास मटेरियल बहुत कम होता है। आप क्या लिखेंगे? ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप सिर्फ ग्रेजुएशन की तरह पॉइंट लिख करके कि ये हुआ, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये साम्राज्य का पतन जो है हुआ। उसमें आपको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करना पड़ेगा, उसमें आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको रिलीजियस एस्पेक्ट को भी डिस्कस करना पड़ेगा। ये किस तरीके से कि कई बार लोग कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ वो असल में कई इतिहासकार भी ये कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का विद्रोह था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी समय में जैन बन गए, श्रावण बेलगोला चले गए और वहाँ उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। बिंदुसार जो थे वो आजीविका को स्वीकार कर लिया। आजीविका मखाली घोषाल ने शुरू की थी। मखाली घोषाल नियति को मानते थे, डेस्टिनी को मानते थे। अगर आप भी कभी लाइफ में, जीवन में ये कहते हैं कि जो होगा, जो होना है वो तो होना है, उसे रोका नहीं जा सकता, और जो किस्मत में लिखा है वही होगा, तो कहीं ना कहीं आप भी आजीविका को फॉलो करने वाले हो गए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया था। ये ऐसा आइडिया था जो आज तक लोगों के जेहन में एज इट इज़ चल रहा है। तो आजीविका को उन्होंने स्वीकार किया। अशोका के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म के विकास में जितना योगदान उनका रहा है शायद किसी का भी नहीं रहा। तो कई सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना होगा, और इस फाउंडेशन लेक्चर के बाद जब मैं एडवांस लेवल के लेक्चर्स को शुरू करूँगा तो हम इसमें इन बातों को भी अपने चर्चा में शामिल करेंगे। और जाहिर सी बात है, हम कई सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे शामिल करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से आपको उन आंसर्स को करना है, ताकि आप एग्जामिनर का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकें और आपको अच्छे नंबर मिल सके। क्योंकि आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में जब आप आंसर कर रहे हैं तो आपको हर एक एस्पेक्ट को टच करना है।
सिर्फ एक या दो एस्पेक्ट के पीछे जैसे कि आप लग जाते हैं और उसी को एक्सप्लेन करते करते कंक्लूजन में चले जाते हैं, उससे बचना होगा। तो अब मौर्य आ गए, शुंग आ गए, कनु आ गए और उसके बाद विदेशी आक्रमणकारी भी आए। तो कुषाण साम्राज्य के समय काल में फिर मैंने कहा कि ये जो समय काल है इसमें कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई, प्रगति हुई, ऑब्वियस है। ग्रीक आएंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा, यूनानी आएंगे उनका प्रभाव पड़ेगा, कुषाण आएंगे उनका प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे देश में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या कुषाणा स्कूल ऑफ आर्ट इस समय विकसित हुआ और कुषाणा के शासन काल में ही मथुरा और कुषाण एक ही चीज़ है। और क्योंकि मथुरा भी उनकी राजधानी थी, हालांकि उनकी दो राजधानी थी, फिरोजपुर और ये मथुरा। और उसके साथ साथ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप हुआ। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत स्कूल ऑफ आर्ट है, जिसमें मूर्तियाँ बननी शुरू हुई और जो यूनानी ग्रीक इम्पैक्ट था, कई बार सवाल में आर्ट एंड कल्चर में ये आता है, तो उसको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि किस प्रकार से वो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा और कुषाणा एम्पायर के टाइम पे ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका साम्राज्य जो था पश्चिम में भी काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, जहाँ से वो प्रभाव हमें यहाँ गंधार में भी दिखाई देता है। कुषाण के बाद हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य का नाम आता है। गुप्त साम्राज्य सामंतवादी साम्राज्य था। सामंत थे भाई, शुरू से तो सामंत जो जैसा रहेगा, शुरू से बचपन से जो सीखा है वही अपने जीवन में वो उतारने की कोशिश करता है। तो सामंत थे, सामंत रहे होंगे। और श्रीगुप्त और घटोत्कच तक तो ये महाराज की उपाधि रहते थे और उस समय जमींदार महाराज, राजा, महाराजा इस तरह के उपाधि लिया करते थे, क्योंकि उन गांव वालों के लिए, उन किसानों के लिए, वो छोटे व्यापारियों के लिए वही महाराजा थे, क्योंकि वो लोगों ने शायद बड़े महाराज को कभी देखा भी ना हो और उन्हें पता भी ना हो कि इनसे बड़े भी कोई हैं। तो यही सामंत जो थे वो उनके माई बाप थे और ये बात तक चलता रहा, अंग्रेजों के समय काल भी तक चलता रहा। तो गुप्त जो सम्राट थे वो चंद्रगुप्त प्रथम से हम देखते हैं कि उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। पहली बार हमने देखा तो उन्होंने भी भाई धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसमें युद्ध नीति भी थी और वैवाहिक नीति भी थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मैरिज अलायंस हैं वो सबसे इफ़ेक्टिव टूल होते थे साम्राज्य के विस्तार के लिए। अगर वो साम्राज्य आपको नहीं भी मिल रहा तो एटलीस्ट एक फ्रेंड तो मिल रहा है जहाँ से आप आगे अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं या आप मदद ले सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर सैनिक ले सकते हैं, क्योंकि मैरिज के साथ जो है एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है जो उसको इतनी आसानी से अवॉइड नहीं किया जा सकता। और काफ़ी हद तक हमने ये भी सुना है कई सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज में कि सेलुकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त के युद्ध के बाद चाणक्य ने सेलुकस की बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी, तो जिसका नाम हेलेना था। तो ये जानबूझ करके ये चीज़ें की जाती थी। तो यहाँ पे जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो उन्होंने मैरिज अलायंस की, कहते हैं कि मदर नरेश के साथ की बेटी के साथ सभी शादी की। मदर आज का पंजाब है। उसके बाद लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी की, कौशल नरेश की बहन से शादी की। तो इस तरीके से तीन जो मेन साम्राज्य थे उनके घर उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लिच्छवियों के साथ करने का जो मकसद रहा होगा शायद यही रहा होगा, क्योंकि लिच्छवी जो है एक प्योर आर्यन रेस मानी जाती थी। लिच्छवी परिवार का जो वंश का बहुत रिस्पेक्ट था उस समय काल में, और जो उनके संबंधी बन जाते थे उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिला करती थी। तो हो सकता है शायद उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए, उस ओहदे को पाने के लिए उन्होंने वहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से मानी जाती है कि उन्होंने सिक्के भी वो जो है ध्रुव देवी जो उनकी पत्नी थी उनके नाम पे चलाए। और यहाँ तक कि जो चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे, यानी कि समुद्रगुप्त या बाकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त, बाकी जो बच्चे आए अगले जनरेशन्स में, उन्होंने भी अपने आप को लिच्छवी कुमार कहने में कोई परहेज नहीं किया। तो इस तरीके से उसकी महत्ता को यहाँ पे बढ़ाया गया। जहाँ तक गुप्त साम्राज्य की बात है, गुप्त साम्राज्य को कई तरीके से महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत तरीक़ों से महत्वपूर्ण माना जाता है। कई इतिहासकार ने तो इसे स्वर्णिम युग भी कहा, लेकिन उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये तो गलत बात है, अगर आप उसको स्वर्णिम युग कहेंगे तो अकबर के काल को क्या कहेंगे या किसी और अशोका के काल को क्या कहेंगे।
तो इसे एंशिएंट हिस्ट्री का वन ऑफ द गोल्डन एरिया तो हम मान ही सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो इसमें हुई, वो जो बेसिकली जिस तरफ हमारा ध्यान जाता है, वो ये कि यहाँ पर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म होता है। यानी कि हिंदुइज़्म को अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य या शायद उससे पहले भी, हाँ, मौर्य साम्राज्य से पहले ही, क्योंकि हर्यंकर डायनेस्टी में भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि वो समकालीन थे। तो मगध साम्राज्य के उत्थान के बाद हिंदू धर्म का जो है बिल्कुल विकास क्रम जो है रुक गया था, मतलब डेवलपमेंट रुक गई थी और उसको मानने वाले लोगों की संख्या भी कम होती आ रही थी। लेकिन गुप्त साम्राज्य के इस काल में इसको हम रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म कहते हैं, कि हिंदू धर्म के उत्थान। कई बार इसको हम रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल कल्ट भी कहते हैं, यानी कि ब्राह्मणवाद का यहाँ से प्रभाव जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। अब ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ा तो दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। एक तो कर्मकांड महत्वपूर्ण हो गया। अब कर्मकांड करने के लिए सिर्फ यज्ञ सफिशिएंट नहीं रहे, तो फिर मंदिर वगैरह भी निर्माण किए जाने लगे, भगवान की प्रतिमा भी बनाने जाने लगी, है ना। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मंदिर का निर्माण का प्रक्रम जो है वो, क्योंकि हमारे समाज में ध्यान लगाने को बड़ा महत्व दिया गया है। ध्यान लगाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, खाने में ध्यान लगाओ, काम में ध्यान लगाओ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि अगर हम ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाते हैं तो ईश्वर हमें चेतना देती है, सद्बुद्धि देती है, हमें हर तरह की जो है चीज़ें जो हम जीवन में चाहते हैं हमें वो मिलता है। तो ध्यान लगाने के लिए किसी न किसी जगह की ज़रूरत थी और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने के लिए भी ज़रूरत थी, तो शायद इसलिए भी मंदिरों का निर्माण किया गया होगा। लेकिन इसकी शुरुआत भैया गुप्त काल से ही होती है। गुप्त काल में ही मंदिरों को औपचारिक रूप से एक रिलीजियस प्लेस के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। तो पहला तो ब्राह्मणवाद का उत्थान हुआ, हिंदू धर्म का रिवाइवल हुआ, दूसरा कर्मकांड बढ़ गए, तीसरा चूँकि ब्राह्मणवाद का उत्थान हुआ तो संस्कृत की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में विकसित होना यहाँ पर शुरू हो गया। चौथा, भक्ति के कंसेप्ट का यहाँ पे शुरुआत होता है। हालांकि भक्ति मूवमेंट अब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन भक्ति के कंसेप्ट की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य में ये जो कल्चरल और रिलीजियस पैटर्न पे ये सिस्टम बने। जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अभी भी सामंतवादी था, वो सामंत ही होते थे उनके ज़्यादातर, और शासक जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण बने, शक्तिशाली बने, और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, इस तरह के नाम हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ व्यापार का विकास बहुत हुआ। गुप्त साम्राज्य के काल में ट्रेड एंड कॉमर्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और चूँकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई, चूँकि हर तरह से खुशहाली आई, तो आप यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी डेवलप होते हुए देखेंगे। चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वराहमिहिर हो, चाहे वो विष्णुगुप्त हो, चाहे, ठीक है ना, किसी भी तरह के विज्ञान से संबंधित जो कार्य हुए, चाहे वो चरवाक हो, चाहे कोई मतलब करें, मतलब कोई भी जो चाहे वो चिकित्सा शास्त्र ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको जो है गुप्त साम्राज्य का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसी समय पे हुई। तो इस तरीके से कुमारगुप्त ने की थी। तो इस तरीके से आप साइंस की डेवलपमेंट, लिटरेचर की डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ थे वो सभी गुप्त काल में ही पेन डाउन किए गए, लिखे गए, ठीक है ना। चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कुछ भी हो, सब लिखे उसी समय गए, ठीक है ना। रामायण, महाभारत, सब कुछ इसी समय लिखे गए, क्योंकि ये काम संस्कृत में किया गया। इसके अलावा महान लिटरेरी जीनियस कालिदास, है ना, भारवी, विष्णु शर्मा, है ना, विशाखा दत्त, ये सब गुप्त काल में ही आपको दिखाई देते हैं। तो एक महान साम्राज्य गुप्त काल के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें कई सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी। अजंता, एलोरा तो खैर बाद में आया था। अजंता की गुफाओं को आप इसी समय काल में विकसित होते हुए देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि अजंता की जो पेंटिंग वगैरह है वो आप समझ सकते हैं। तो पेंटिंग काल और बाकी सारी चीज़ें भी इसी समय विकसित हुआ। तो गुप्त काल में हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। राजनीतिक में से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार वो पूछ लेते हैं कि शासक ने क्या किया, कैसे किया।
लेकिन ज़्यादातर सवाल जो आएंगे वो आर्ट एंड कल्चर से आएंगे, तो उसको हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। गुप्त साम्राज्य के बाद जो है हून आक्रमण यहाँ पे काफ़ी तेज़ हो गया, और उसके बाद फिर वर्धन वंश ने इसको रोकने का बेड़ा उठाया, और उसी में आप हर्षवर्धन नामक शासक का नाम सुनेंगे, जिन्होंने कन्नौज से अपने राजधानी बनाई और कन्नौज से शासन किया, और काफ़ी समय तक विदेशी आक्रमणों का बहुत ही सफलता के साथ जो है सामना किया। तो यहाँ तक हम प्राचीन भारत के इतिहास को थोड़ा बहुत समझ पाए, जान पाए, एक डिस्कशन के साथ इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मध्यकाल की चर्चा करूँगा। मध्यकाल में भी हम इस तरीके से ही डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। देखिए, हिस्ट्री का जो आत्मा है, जो सोल है, वो है उसकी स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट के हर एक तरह को समझते हैं तो आप हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। अदरवाइज़ पिक एंड चूज़ में तो भाई मेरे से तो नहीं होता, शायद ज़्यादातर एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो याद रख पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों से वो चीज़ें याद नहीं रखी जाती, और याद रखी भी आती है तो कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर प्लेटफॉर्म बना हो तो ये आसान हो जाता है याद रखना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से इसको समझिए एक बार, और उसके बाद जो फैक्ट्स और बाकी चीज़ें आएंगी उसको याद रखना आसान होगा। तो मैं आपसे अब अगले लेक्चर में मिलूँगा, जिसमें मैं आपको मध्यकाल के बारे में एक डिटेल डिस्कशन दूंगा, और उसके बाद फिर हम मध्यकाल को ख़त्म करके आधुनिक भारत को चर्चा में शामिल करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, किसी भी तरह के सोशल गैदरिंग से बचिए, और जितना भी हो सके नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।